So we'll start with next chapter, that is, ये भी छोटा चैप्टर है. It is going to take us around 1 hour and more or less 15 minutes to complete whole chapter. तो ये जो चैप्टर है, सबसे पहले इसमें हमने देखा था एसी जनरेटर. Of course we have seen two different types of signals, DC signal and AC signal. DC signal is direct signal जिसमें with time voltage does not change, it remains constant. फिर हमने देखा था AC signal in which you have half cycle positive then half cycle negative फिर half cycle positive etc etc. उसमें हम डिटेल में जाएंगे नहीं क्योंकि इट इज जस्ट अ रिवीजन क्लास. तो आई होप यू नो व्हाट इज एसी सिग्नल, ये पता है. और एसी सिग्नल ये होता है साइन वेव. तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाउ टू जनरेट एसी सिग्नल. तो एसी सर्किट्स इज द नेम ऑफ चैप्टर और पहला टॉपिक हमने देखा था दैट इज एसी जनरेटर. तो एसी सिग्नल जनरेट कैसे करते हैं, तो इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. वी हैव अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. इन दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वी हैव अ कॉइल. और मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया था कि एक्चुअली आइडियली ये जो कॉइल है, इस कॉइल में है टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स, लेकिन मैं ड्रॉ कर रहा हूं सिर्फ एक टर्न. क्यों? क्योंकि मुझे बाकी एंगल्स यहाँ पे शो करने हैं. तो एंगल्स दिखा नहीं पाऊंगा अगर मैं ज्यादा टर्न्स यहाँ शो करता हूं. तो वी हैव n number of turns in this coil. I am showing only one turn of the coil. तो जब भी फॉर्मूला डिराइव होगा उसमें मल्टीप्लाई बाय क्या कर लेंगे, n. तो कितने टर्न्स हैं इन टोटल? n. मैंने दिखाया कितना है, 1. और इनिशियली ये जो कॉइल है, दिस कॉइल इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. और ये है एक्सिस. किसका एक्सिस? कॉइल का एक्सिस. ये रोटेशनल एक्सिस नहीं है. This is the axis of coil. Axis is a straight line passing through the center and is in the plane of the coil. Good. तो initially अगर आप देखोगे, initially angle between magnetic field and normal drawn to the coil, मतलब area element A, इसमें और magnetic field में angle कितना है? 0. तो initial flux linked with the coil is B bar dot A bar, which is equal to BA cos of 0. BA cos 0 multiplied by n, क्योंकि n is the number of turns. तो ये हो जाएगा NBA cos 0 is 1. This is initial flux linked with the coil. अब अगर हम इस कॉइल को रोटेट करते हैं इनसाइड दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या चेंज होगा? फ्लक्स लिंक विद द कॉइल विल चेंज. तो फ्लक्स लिंक विद द कॉइल विल चेंज, दैट विल बी गिवन बाय. अब देखो बात ऐसी है कि जब आप रोटेट करोगे, तो जब आप इसको रोटेट करोगे, तो नाउ व्हाट हैपेंस इज एज यू आर रोटेटिंग, तो रोटेट जब करते हो तो एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन भी क्या होता है? चेंज होता है. एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड में और एरिया एलिमेंट में एंगल कितना था? 0. मैग्नेटिक फील्ड में और एरिया एलिमेंट में कितना था? 0. लेकिन रोटेशन के बाद एंगल 0 है क्या? नहीं. तो देयर इज सम एंगल हियर. कितना एंगल बन गया? थीटा. ये भी थीटा है और ये भी थीटा है. यहां तक क्लियर? तो व्हाट विल बी फ्लक्स आफ्टर सम टाइम इंटरवल t? क्या होगा? n b bar डॉट a bar. तो phi इक्वल टू n b a cos ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल. और थीटा को आप कैसे लिखते हो? व्हाट इज थीटा? ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज एंगुलर स्पीड. तो जिस एंगुलर स्पीड से हम रोटेट कर रहे हैं इसको, दैट इज दिस ओमेगा. व्हाई? बिकॉज एंगुलर स्पीड ओमेगा इज थीटा अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो थीटा क्या आ जाएगा? ओमेगा टी. तो हम इस कॉइल को रोटेट कर रहे थे विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड in an external uniform magnetic field. तो in time t, how much angle is covered? Omega t. तो जैसे तुम कॉइल को रोटेट कर रहे हो तो फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस. इफ द फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस, व्हाट इज इंड्यूस्ड? मतलब EMF, and EMF induced is given by
माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो माइनस डी डी टी ऑफ फाइव, लेकिन फाइव कितना है, एन बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो ये माइनस डबल लिख दिया मैंने, ठीक है, माइनस एन बी ए डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी, माइनस साइन, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो एन बी ए साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ये आ गया आपके पास ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो एज यू कैन सी ये ईएमएफ इंड्यूस्ड साइन वेव है, तो साइन वेव हाफ साइकिल में पॉजिटिव होता है, हाफ साइकिल में नेगेटिव होता है, हाफ साइकिल में पॉजिटिव होता है, हाफ साइकिल में, तो ये कौन सा सिग्नल है, अल्टरनेटिंग सिग्नल है, तो उसको क्या बोलोगे, एसी वोल्टेज, दिस इज एसी वोल्टेज, याद रख, क्लियर, पक्का पक्का। और उसमें अगर पीक वैल्यू चाहिए, क्यों पीक वैल्यू, क्योंकि ये एसी में जीरो से मैक्सिमम जाता है, फिर जीरो होता है, फिर नेगेटिव मैक्सिमम होता है, फिर जीरो होता है, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम होता है, तो इसका मतलब पॉजिटिव मैक्सिमम और नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू आती है, उसको पीक वैल्यू बोलते हो। तो अगर पीक वैल्यू चाहिए तो ये एन बी ए ओमेगा आता है पीक वैल्यू, क्यों, क्योंकि आप बोलते हो पीक वैल्यू कब मिलेगा, E इज इक्वल टू ई जीरो इफ साइन ऑफ ओमेगा टी इज 1, करेक्ट। तो देयरफॉर जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 लिखोगे तो ई को क्या लिखोगे, ई जीरो, तो क्या बचेगा, एन बी ए ओमेगा। इस इक्वेशन नंबर 2 को कहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे, इक्वेशन नंबर 1 में, देयरफॉर ई इक्वल टू ई जीरो एन बी सॉरी साइन ओमेगा टी, तो ई इक्वल टू एन बी ए ओमेगा क्या आ गया, ई जीरो साइन ओमेगा टी, ये आ गया आपके पास एसी वोल्टेज। इसको अगर आपको प्लॉट करके देखना है तो हम y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे ईएमएफ, x एक्सिस पे या तो टाइम प्लॉट करो या तो फिर ओमेगा टी प्लॉट करो, आपके ऊपर है वो, तो आपको ऐसा मिलेगा, यू विल गेट साइन वेव, ऑफ कोर्स दिस इज पीक वैल्यू, और साइन ये जीरो है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है, और ये 2 पाई है, फिर 5 पाई बाय 2 है और 3 पाई है, दिस इज एसी सिग्नल। So how do you generate AC signal? By rotating coil in an external uniform magnetic field. अब बात यह है कि अगर मेरे पास डीसी सोर्स होता तो डीसी सोर्स को कंपेयर करना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। दो बैटरी है, एक पे 9 वोल्ट लिखा है, एक पे 5 वोल्ट लिखा है, हो गया कंपेयर, खत्म। एक पे लिखा है 10 एम्पियर का करंट कैपेसिटी, एक पे लिखा है 4 एम्पियर का करंट कैपेसिटी, हो गया कंपेयर। लेकिन क्यों, क्योंकि वहां पे विथ टाइम वैल्यूज चेंज नहीं होती है, यहाँ पे विथ टाइम वैल्यूज चेंज होती है, जीरो भी होता है, मैक्सिमम भी होता है, नेगेटिव मैक्सिमम भी होता है। तो जब हमको दो एसी सिग्नल्स को कंपेयर करना है तो डायरेक्ट कंपेरिजन इज नॉट पॉसिबल, तो कंपेयर करने के लिए डायरेक्ट कंपेरिजन पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम लोग हेल्प लेते हैं मीन वैल्यूज की। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मैं फुल साइकिल की बात करूं, फुल साइकिल मतलब 0 से लेके 2 पाई तक, मैं अगर 0 से लेके 2 पाई तक अगर बात करूं फुल साइकिल की, तो फुल साइकिल में हाफ साइकिल पॉजिटिव है और हाफ साइकिल नेगेटिव है, तो कैंसिल हो जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, व्हाट इज एवरेज ऑफ +1 -1, आपने बोला 0। मैंने पूछा व्हाट इज एवरेज ऑफ +1 +2 -1 -2, आपने बोला 0। तो ये हो तो यही रहा है ना, एक हाफ साइकिल में वैल्यूज पॉजिटिव है, दूसरे हाफ साइकिल में वैल्यूज नेगेटिव है, तो फुल साइकिल पे एवरेज करोगे तो क्या आएगा, 0। तो एवरेज हम लेते हैं हाफ साइकिल पे। तो पहला हम देखते हैं एवरेज वैल्यूज, और एवरेज वैल्यूज कभी भी डिफाइन होता है ओवर हाफ साइकिल। और इफ यू रिमेंबर हमने एवरेज लिया था ईएमएफ का, और आपको अगर याद होगा तो ईएमएफ का एवरेज लिखने के लिए आप ग्रेटर देन और लेस देन का ब्रैकेट्स यूज करते हो, और ये है E0 साइन थीटा, तो ये आ जाएगा E0 बाहर साइन थीटा। और एवरेज करते कैसे हो नॉर्मली, अगर मैंने आपको 4-5 नंबर दे दिए तो क्या करोगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5/5, तो यहाँ पे तुम साइन के सारे वैल्यूज को ऐड करोगे बिटवीन 0 to पाई और डिवाइड करोगे बाय पाई, क्योंकि एवरेज का ये नॉर्मल प्रोसीजर है जिसमें तुम सारे वैल्यूज को ऐड करते हो और डिवाइड बाय टोटल नंबर कर देते हो। तो साइन थीटा का एवरेज मतलब साइन के सारे वैल्यूज का एडिशन फ्रॉम 0 to पाई डिवाइड बाय टोटल एंगल दैट इज पाई। तो यहाँ पे एवरेज करते वक्त इंटीग्रेशन साइन थीटा
डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई अपॉन इंटीग्रेशन थीटा, सॉरी डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई। अब देखो बुक टू बुक अप्रोच अलग है। मैं यहाँ पे थीटा को वेरिएबल ले रहा हूँ, कोई टाइम को भी ले लेंगे, तो वहां पे 0 टू टी बाई टू, 0 टू टी बाई टू, साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ ओमेगा टी, तो वो भी सही है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। हम सिर्फ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कौन सा ले रहे हैं, थीटा, उन्होंने कौन सा लिया है, टी। पर मैं थीटा क्यों ले रहा हूँ, ज्यादा सिंपल है ये, इट इज सिंपल, दैट इज व्हाई आई विल टेक थीटा ओनली। सो दिस इज इक्वल टू E0, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा अपॉन 1। अरे रुको जरा, मैं बराबर बोल रहा हूँ, सुनो 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 सुनो, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। मैं अगर पूछता आपसे, बताओ साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन बताओ, तो माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन, तो यहाँ पे जो थीटा के साथ नंबर होता है वो डिनोमिनेटर में लिखते हो, तो यहाँ पे नंबर कितना है 1, तो डिवाइड बाय क्या लिखोगे 1। ओके, तो 1 डिनोमिनेटर में लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं, सिर्फ पता होना चाहिए। तो व्हाट इज साइन थीटा का इंटीग्रेशन, माइनस कॉस थीटा 0 से पाई अपॉन डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 0 से पाई। अगर नेगेटिव साइन तुमको नहीं चाहिए तो तुम क्या करोगे, लिमिट्स को इंटरचेंज, तो E0 cos of theta from pi to 0 upon pi minus theta, pi minus theta बराबर pi minus 0। what is cos of 0, पक्का, माइनस कॉस ऑफ, what is cos of pi, माइनस 1, 1 माइनस ऑफ माइनस 1 कितना, कितना 2, तो ये क्या आ जाएगा 2 बाय पाई बराबर। डू यू रिमेम्बर मैंने बताया था 2 बाय पाई की वैल्यू कितनी आती है, 0.637 E0, तो ये आ गया एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ, बराबर है ना। 2/पाई इतना ही आता है ना, इतना ही आता है, 100% इतना ही आता है। गुड, क्यों, क्योंकि 2/3 पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, फिलहाल 0.14 को छोड़ दो साइड में, 2/3 कितना होता है 0.66, तो बराबर है 0.63, तो एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज 0.637 E0, मतलब 63.7% ऑफ पीक वैल्यू। तो एवरेज ऑफ करंट कितना आएगा, I0, तो 63.7 ऑफ पीक वैल्यू, बराबर। ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या, पक्का, ओके। तो एवरेज का प्रोसेस याद होना चाहिए। एवरेज हम हाफ साइकिल पे करते हैं, ये पता होना चाहिए। हाफ साइकिल पे क्यों करते हैं, क्योंकि फुल साइकिल पे अगर साइन या कोसाइन है, स्पेसिफिकली साइन है, कोसाइन तो छोड़ दो फिलहाल, अगर साइन है तो व्हाट इज एवरेज ओवर हाफ साइकिल, सॉरी फुल साइकिल, 0। तो क्योंकि फुल साइकिल पे साइन का एवरेज 0 होता है, तो हमने किस पे कर लिया एवरेज, हाफ साइकिल पे कर लिया, वेरी गुड। लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि हमेशा हाफ साइकिल के एवरेजेस ये आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देते। उसका सिंपल सा रीजन है, मान लो पहली बात तो एवरेज तुम यूज कहां करोगे, टू कंपेयर टू सिग्नल्स। तो मान लो मेरे पास दो सिग्नल्स है, एक सिग्नल कंसिस्टेंट है, मतलब विद टाइम उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं हो रहा है, दूसरा सिग्नल जो है ना विद टाइम उसका एम्पलीट्यूड हो रहा है डिक्रीज। तो अगर तुम सिर्फ हाफ साइकिल पे एवरेज कर रहे हो तो आपको हाफ साइकिल के एवरेज से ये समझ में नहीं आएगा कि इस सिग्नल के साथ आगे हो क्या रहा है, बराबर, क्योंकि तुमने हाफ ही साइकिल पे एवरेज किया, तुमने बोल दिया कि हाफ साइकिल का एवरेज किया, दोनों को कंपेयर कर दिया, ठीक है, लेकिन एक सिग्नल जो है वो उसका एम्पलीट्यूड विद टाइम हो रहा है कम। तो ऐसे केसेस में ये जो हाफ साइकिल के एवरेजेस होते हैं वो नहीं चलते हैं। नंबर टू बात ये है कि आप जो वोल्ट मीटर या फिर एमीटर यूज करते हो वो आपको क्या देते हैं, एवरेज वैल्यू देता है, लेकिन वो एवरेज वैल्यू चलेगा नहीं ना, क्यों नहीं चलेगा,
दैट इज ऑन हाफ साइकिल, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, क्योंकि वो हाफ साइकिल पे एवरेज तुमने कितने साइकिल पे लिया, हाफ साइकिल पे, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेड, नहीं चलेगा वो, दैट इज नॉट बेसिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द सिग्नल। लेकिन मैं फुल साइकिल पे एवरेज कर नहीं सकता, क्योंकि क्या आ जाएगा, जीरो। हो सकता है मेरे पास दो सिग्नल थे, देख ही रहा है हमको कि दोनों सिग्नल सेम नहीं है, लेकिन फुल साइकिल पे एवरेज दोनों का क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हमको कुछ, ये जीरो क्यों आया पहले वो समझ लो, क्यों जीरो आ गया, बिकॉज ऑफ हाफ साइकिल इज पॉजिटिव एंड हाफ साइकिल इज नेगेटिव, मतलब डायरेक्शन डिपेंडेंट है, हाफ साइकिल में पॉजिटिव डायरेक्शन है, हाफ साइकिल में नेगेटिव है। तो हमको ऐसा पैरामीटर ढूंढना पड़ता है जिसमें ये डायरेक्शन डिपेंडेंस खत्म हो जाए। अब हमको तो पता है कि ईएमएफ बाइडायरेक्शनल ही है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, करंट भी क्या है, बाइडायरेक्शनल है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है। अब तुम इसको तो चेंज कर नहीं सकते, फिर ऐसा कौन सा फिजिकल पैरामीटर है जिसमें ई स्क्वायर या आई स्क्वायर आए, हीट, हीट क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, बराबर। तो फिर इंस्टेड ऑफ comparing EMF and current, we compare the amount of heat produced by the current, क्योंकि amount of heat produced by the current depends on I square and not on I। तो इसके बाद का जो हमने एवरेज लिया था उसको पता है क्या बोलता हमने, RMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, RMS वैल्यू। अब RMS में एवरेजिंग करने के टाइम हम क्या यूज करते हैं, हीट, लेकिन हीट किस पे डिपेंड करता है, आई स्क्वायर पे। तो IRMS इसका क्या लेना चाहिए मेरे को, एवरेज, बराबर, चलना चाहिए इसका एवरेज। लेकिन मैं पहले किसका लेता हूं, स्क्वायर का। लेना चाहिए था रूट, लेकिन रूट लिया क्या, नहीं, क्या लिया हमने, स्क्वायर, मतलब मीन स्क्वायर है, या कौन सा एवरेज है, मीन स्क्वायर। तो एक्चुअली मैंने लिखना कैसे चाहिए था, मैंने लिखना चाहिए था ऐसा, मीन स्क्वायर, रूट बाद में ले लेंगे हम लोग, रूट आखिरी में लेंगे, लेकिन अभी नोटेशन ऐसा यूज करते तो वैसा ही करते हैं, IRMS स्क्वायर। मतलब तुम यहाँ पे रूट ले ही नहीं रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, मीन स्क्वायर। तो किसका मीन ले रहे हो, स्क्वायर का, बराबर। तो आई 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 का इक्वेशन क्या है, I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन ही लिया था कि कॉस लिया था, देखो क्या लिया था, साइन की कॉस, साइन लिया था ना, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों साइन और कॉस एक ही वेव है, सिर्फ फेज डिफरेंस π/2 का है दोनों में। तुम कॉस लोगे तो भी वही आएगा, साइन लोगे तो भी वही आएगा, दोनों में हाफ ही आता है एवरेज, देखोगे हाफ ही आएगा, देखते हैं बाद में, सिर्फ स्टेप्स चेंज हो जाएंगे। यस, I0 क्या है, पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट, व्हाट इज एवरेज ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट, तो साइन स्क्वायर थीटा। I0 स्क्वायर, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एवरेजिंग, इंटीग्रेशन, अभी तुम फुल साइकिल पे इंटीग्रेट कर रहे हो, तो 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई डी थीटा, बराबर। तो ये आ जाएगा I0 स्क्वायर अपॉन, ये आ जाएगा थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमने 12 तक हम लोग साइन के पावर्स को इंटीग्रेट करना सीखते नहीं है, मतलब हमको सिर्फ साइन थीटा रेज टू 1 और कॉस थीटा रेज टू 1 का ही इंटीग्रेशन आता है 12 तक, फिर इंजीनियरिंग में वो साइन थीटा रेज टू n कॉस थीटा रेज टू n सीखोगे वो बाद में, तो मुझे पावर 1 करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा बाई 2, साथ में क्या लिखेंगे, डी थीटा, ये जो 2 है इसको बाहर निकाल लो, तो आ जाएगा I0 स्क्वायर अपॉन 2, और ये थीटा का 2 पाई माइनस 0, मतलब कितना, 2 पाई, इसको फिलहाल 2 पाई रखता हूं, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, अंदर क्या बचा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा के दो पार्ट्स कर लो, 1 इंटू डी थीटा और कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा, मतलब दो इंटीग्रेशन बन गए, तो अंदर दो इंटीग्रेशन बन गए, एक हो गया डी थीटा का इंटीग्रेशन, एक आ गया कॉस 2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो आ जाएगा I0 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 पाई, मैं 4 पाई लिख नहीं रहा हूँ जानबूझ के, ये इंटीग्रेशन होता है थीटा,
और दोनों में लिमिट्स क्या है, सेम। तो दोनों के जो लिमिट्स है मैं बाहर लिख दूंगा आखिरी में 0 to 2π। cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin 2 थीटा बाई 2, बराबर। देन अब आपको ये पता होना चाहिए, आप जब अपर लिमिट लोअर लिमिट डालोगे तो सिर्फ 2π बचेगा, बाकी सब हो जाएगा 0। करके देखो, थीटा की जगह क्या लिखोगे 2π माइनस साइन ऑफ 2 इंटू 2 मतलब 4π/2 माइनस 0। और तुम ब्रैकेट डालोगे ना, ब्रैकेट यहाँ पे एक ब्रैकेट और यहाँ पे एक ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में ओपन करके लिख रहा हूँ सीधा, माइनस माइनस प्लस, व्हाट इज साइन 0, तो गया 0, साइन 4π 0, ये तो 0 ही है, साइन 0 0, तो ये 0 ये 0 और ये भी 0, तो कौन सा टर्म बचा सिर्फ 2π। तो ओनली टर्म दैट इज लेफ्ट इज 2π। तो I0² 2 और 2π और यहाँ पे 2π और 2π कैंसल हो गया, तो I RMS² मिल गया आपको, I0²/2। तो व्हाट विल बी I RMS, I0/√2, 1/√2 is 0.7071। तो ये मिल गया आपको RMS वैल्यू। तो RMS वैल्यू इज 70.71% ऑफ पीक वैल्यू। तो जैसे करंट है वैसे ही EMF का भी आएगा, तो सिमिलरली EMF का भी आएगा यहाँ पे। तो ERMS विल बी 0.7071 E0। क्लियर। तो सो फार वी हैव कवर्ड 3 टॉपिक्स। पहला AC जनरेटर, एक कॉइल है n नंबर ऑफ टर्न्स, इनिशियली कॉइल इज परपेंडिकुलर, मतलब कॉइल इज के परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इनिशियल फ्लक्स इज NBA, then you start rotating it in time interval t, the flux linked with the coil becomes NBA cos omega t। फिर क्योंकि flux linked with the coil is changing, EMF will be induced, that is minus dϕ/dt। तो वो आ जाता है E equal to NBA omega sin omega t। NBA ओमेगा होता है E0, तो E equal to E0 sin omega t। ये आ गया आपके पास EMF, लेकिन कौन सा, AC EMF। यहाँ तक क्लियर, करेक्ट। उसके बाद हमने देखा था मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फिर देखा हमने RMS वैल्यू। इसके बाद ये जो हमने AC सोर्स प्रोड्यूस किया, AC प्रोड्यूस किया ना, तो ये जो आपने EMF प्रोड्यूस किया, जो अल्टरनेटिंग EMF है, इसको आप 3 अलग अलग सर्किट में लगाते हो, एक AC विथ प्योर रेजिस्टर, एक AC विथ प्योर इंडक्टर और एक AC विथ प्योर कैपेसिटर। और AC सर्किट्स का एनालिसिस करना है तो हमको हमेशा चेक करना पड़ता है कि करंट और EMF में लीड लैग है कि नहीं, क्योंकि डीसी में ये दिक्कत नहीं था, डीसी में देयर इज नो लीड नो लैग, वहां पर लीड लैग की बात ही नहीं होती है। लीड लैग की बात कहाँ होती है, AC में। तो EMF लीड कर सकता है या करंट लीड कर सकता है, या दोनों ही लीड लैग नहीं करेंगे। इन शॉर्ट, उसका स्टडी करने के लिए हमको चाहिए रोटेटिंग वेक्टर्स, जिसको आप बोलते हो फेजर्स। तो अगला टॉपिक है फेजर्स, फेजर्स एंड फेजर डायग्राम। तो मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं, अगेन सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फेजर्स एंड फेजर डायग्राम। I will slow down a little bit. The idea here is you want to do detailed study of AC circuits. In AC circuits, you may or may not have current and EMF in phase. You may have both in phase, phase difference 0, मतलब दोनों sine wave. You may have EMF leading, current lagging, मतलब EMF is cos wave, current is sine wave. You may have current leading, EMF lagging, मतलब current is cos wave and EMF is sine wave. तो डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए हमको EMF और करंट को कंपेयर करते रहना पड़ेगा। तो हम लोग करते क्या है, फिर हम लोग EMF को और करंट को विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग वेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी रिप्रेजेंट EMF एज वेल एज करंट विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग वेक्टर्स, रिमेंबर। तो ये EMF हो गया, मैं पहले सिर्फ EMF बता रहा हूं, ये पीक वैल्यू ऑफ EMF है। द लेंथ ऑफ द वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट्स द पीक वैल्यू। और ये जो एंगल है, ये एंगल है ओमेगा टी।
ये जो वेक्टर आपने यूज किया है, जो रोटेटिंग वेक्टर है, इसके अगर आप प्रोजेक्शंस देखते हो, प्रोजेक्शन मतलब कंपोनेंट, अगर आप इसके कंपोनेंट देखते हो तो दिस कंपोनेंट्स विल गिव यू वैल्यूज ऑफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। अगर आपको क्योंकि देखो इंस्टेंटेनियस की बात क्यों हो रही है, क्योंकि ये एसी सिग्नल है। एसी सिग्नल हर एक टाइम इंस्टेंट पे अलग वैल्यू देता है। किसी टाइम इंस्टेंट पे जीरो भी है, किसी टाइम इंस्टेंट पे पीक है, फिर किसी टाइम इंस्टेंट पे जीरो है, फिर किसी टाइम इंस्टेंट पे नेगेटिव पीक है। तो यहाँ पे टाइम इंस्टेंट टू टाइम इंस्टेंट वैल्यू इज चेंजिंग। आपको मैग्नीट्यूड ने तो दे दिया पीक वैल्यू, लेकिन मुझे अगर फाइंड करना है कि किसी गिवन टाइम इंस्टेंट पे ईएमएफ का वैल्यू कितना है, तो प्रोजेक्शन देख लो, राइट। या तो एक्स एक्सिस पे देख लो या फिर वाई पे। सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, एक आएगा साइन ओमेगा टी, एक आएगा कॉस ओमेगा टी। और अगर ऐसा हुआ कि करंट और ईएमएफ का वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, मतलब नो लीड नो लैग है, वेरी गुड, राइट। अगर ऐसा हुआ ईएमएफ का वेक्टर 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज में आगे चल रहा है, ईएमएफ लीड्स करंट लैग। और अगर ऐसा हुआ कि करंट 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज में आगे चल रहा है, तो करंट लीड्स एंड ईएमएफ लैग्स। तो जो तीन सर्किट हमको डिटेल में देखने हैं, उसमें से पहला है नो लीड नो लैग सर्किट विच इज एसी कनेक्टेड अक्रॉस प्योर रजिस्टर। उसके बाद एक है ईएमएफ लीड्स करंट लैग्स एसी कनेक्टेड अक्रॉस प्योर इंडक्टर। एक है जिसमें करंट लीड करता है, ईएमएफ लैग करता है, दैट इज एसी कनेक्टेड अक्रॉस प्योर कैपेसिटर। तो पहले टाइप का सर्किट है एसी कनेक्टेड अक्रॉस प्योर रजिस्टर। ओके, देन यहां पे आपने एक रजिस्टर कनेक्ट करके रखा है और यहाँ पे आपने इसको एक एसी सोर्स देके रखा है। और एसी सोर्स को कैसे दिखाते हैं मैंने बताया था, विद अ साइन वेव इनसाइड। और करंट का डायरेक्शन कभी दिखाते नहीं हो, क्योंकि करंट यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल नहीं है, यहाँ पे करंट बाई डायरेक्शनल है। और ये सोर्स किसका है, ईएमएफ का है, ई जीरो साइन ओमेगा टी। रजिस्टर में यू स्टार्ट विद ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। इंडक्टर में यू स्टार्ट विद करंट सोर्स आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। एंड इन कैपेसिटर यू स्टार्ट विद अगेन ईएमएफ सोर्स ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। तो यहां से स्टार्ट करो इक्वेशन नंबर 1। फिर बोलो कि हमको ओम्स लॉ पता है, E इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू ई बाय आर, ई जीरो साइन ओमेगा टी बाय आर। तो करंट मैक्सिमम होगा कब, जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू होगी 1। तो इफ साइन ओमेगा टी इज 1, आई इक्वल टू आई जीरो। तो यहाँ पे आई की जगह पे लिखोगे आई जीरो ई जीरो बाय आर। इक्वेशन नंबर 2 3 बोल देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 को कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, 2 में। तो आई इक्वल टू ई जीरो बाय आर, लेकिन वो क्या है, आई जीरो साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 1 और 4 को जब कंपेयर करते हो, तो व्हाट डू यू नोटिस कि बोथ ईएमएफ एंड करंट आर साइन वेव, देयर इज नो लीड नो लैग। तो दे बोथ ऑफ देम आर इन फेज, बराबर, ज्यादा क्लियर। तो इसका फेजर डायग्राम क्या आएगा, या तो यही आएगा। ये एक तरीका है फेजर डायग्राम ड्रॉ करने का। दूसरा तरीका ये है कि करंट को हमेशा तुम एक्स एक्सिस के अलोंग फिक्स करके रख दो। तो करंट अगर हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग फिक्स्ड है, तो यहाँ पे ईएमएफ भी कहाँ आएगा, अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे कोई लीड कोई लैग नहीं था। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो ये डायग्राम भी एक्सेप्टेड है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि इस मेथड से तुमको इंस्टेंटेनियस वैल्यूज नहीं मिल सकते। तो ये डायग्राम और ये डायग्राम बोथ आर सेम, सिर्फ इसमें तुमको इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी मिलता है और इसमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं मिलता है। फिर अगर आप ऐसा करते हो, दोनों सिग्नल्स को भी प्लॉट करते हो, तो इफ यू प्लॉट बोथ द सिग्नल्स, अगेन
या तो यहाँ पे टाइम प्लॉट करो या तो यहाँ पे ओमेगा टी प्लॉट करो। पहले मैं प्लॉट कर लेता हूँ ईएमएफ। ईएमएफ साइन वेव था, बराबर, और करंट भी साइन वेव है। सिर्फ करंट का पीक वैल्यू ईएमएफ के पीक वैल्यू से कम है। रिमेंबर दिस, करंट का पीक वैल्यू, करंट का पीक वैल्यू ईएमएफ से कम है। ऐसा क्यों? व्हाट इज आई जीरो? ई जीरो बाय आर। तो तुम कुछ डिवाइड कर रहे हो तो वैल्यू कम होगा ना कि बढ़ेगा? कम हो, अनलेस दैट नंबर इज लेस देन 1। ई जीरो बाय आर, और आर ही मैंने बोल दिया हाफ है, तो फिर अलग चीज है। वैसे नॉर्मली रेजिस्टेंस हम 1 से छोटा लेते नहीं है, नॉर्मली बड़ा होता है वो रेजिस्टेंस। यहाँ तक क्लियर? बराबर। इसमें तो और कुछ है नहीं, इस टॉपिक में इतना ही है, बराबर, इतना ही है ना? यस, फेजर डायग्राम भी हो गया, गुड। अब इसके बाद हमारा बचता है एसी विथ इंडक्टर, एसी विथ कैपेसिटर, एसी विथ ऑल थ्री, एल सी एंड आर, राइट? तो वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल। तो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव अप टू एसी कनेक्टेड अक्रॉस अ प्योर रेजिस्टर, और हमने देखा था देयर इज नो लीड नो लैग, बोथ आर साइन वेव्स, both EMF and current are sine waves. So now next topic is AC connected across a pure inductor. अगला टॉपिक है AC connected across a pure inductor. AC connected across a pure inductor. When I say pure inductor, मतलब जो इंडक्टर कॉइल होगा उसका रेजिस्टेंस निग्लेक्ट करना है। तो हमारे पास एक इंडक्टर कॉइल है, इस इंडक्टर कॉइल के अक्रॉस आपने एक एसी सोर्स कनेक्ट कर दिया। एंड रिमेंबर, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, दिस इज सोर्स ऑफ करंट, तो आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1। और ये जो कॉइल है इसका इंडक्टेंस है एल, करेक्ट? हमको फाइंड करना है इक्वेशन फॉर ईएमएफ। अगर आप ईएमएफ के इक्वेशन से स्टार्ट करते हो तो फाइंड आउट व्हाट इज इक्वेशन ऑफ करंट, और अगर आप करंट के इक्वेशन से स्टार्ट करते हो तो फाइंड आउट व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ईएमएफ। तो यहाँ पे ये ईएमएफ एक ई सोर्स है, एसी सोर्स, अप्लाइड सोर्स, और क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है और दिख रहा है ना साइन, साइन अल्टरनेटिंग करंट, मतलब हाफ साइकिल इज पॉजिटिव हाफ साइकिल इज नेगेटिव। तो क्योंकि करंट अल्टरनेटिंग है, तो जब करंट चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता है। सिंस करंट इज अल्टरनेटिंग, मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो अल्टरनेटिंग, एंड सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज अल्टरनेटिंग, फ्लक्स चेंजेस विद टाइम। और क्योंकि फ्लक्स चेंज होता है तो वो फ्लक्स खुद कॉइल के साथ लिंक्ड है, तो उसी कॉइल में क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ, और दैट इंड्यूस ईएमएफ इज अपोजिट इन डायरेक्शन टू दैट ऑफ ओरिजिनल ईएमएफ। उसको क्या बोलते हो? बैक ईएमएफ। क्या उसको बोलते हो? बैक ईएमएफ। तो फिर अगर अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लूप लॉ, समेशन ऑफ ई इक्वल टू 0, यहाँ पे दो ई है, एक है अप्लाइड ईएमएफ, एक है बैक ईएमएफ, ई बैक इक्वल टू 0। बट अगर आपको याद होगा, ई बैक मतलब इंड्यूस ईएमएफ है, माइनस माइनस एल डी आई बाय डी टी। वेरी गुड। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3, from equation number 2 and 3 you have E minus L di by dt equal to 0, and therefore you have E equal to L di by dt. So therefore E equal to L d dt of I है I0 sin omega t। तो E equal to L, I0 तो कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो ये आपको मिल गया ईएमएफ का इक्वेशन। तो ईएमएफ का पीक वैल्यू कब होगा? जब कॉस की वैल्यू पीक होगी, मतलब 1 होगी। तो इफ कॉस ऑफ ओमेगा टी इक्वल टू 1, ई इक्वल टू ई जीरो, देयरफॉर यहाँ लिखोगे आप ई जीरो इक्वल टू एल आई जीरो ओमेगा, और इसकी वैल्यू 1। इसको वापस सब्स्टिट्यूट कर दोगे, so therefore you will get E equal to E0 cos omega t, equation number 4. Equation number 1 is I equal to I0 sin omega t,
इक्वेशन नंबर 4 इज E इक्वल टू E0 cos ओमेगा टी। कॉस कभी भी लीड करता है, तो कौन लीड कर रहा है? ईएमएफ। कौन लैग कर रहा है? तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1, बोथ ईएमएफ एंड करंट आर साइन वेव्स, क्योंकि साइन वेव ही तो है ये, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। So from equation number 1 and 5, we can say that EMF and current both are sine waves. EMF leads current by pi by 2. और अगर फेजर डायग्राम ड्रॉ करना होगा तो दो दो मेथड है, मैं बाद में आऊंगा फेजर डायग्राम पे, लेकिन पहले एक इंपॉर्टेंट चीज दैट वी शुड नो इज लुक एट दिस इक्वेशन E0 इक्वल टू L I0 ओमेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ E0 बाय I0 इक्वल टू ओमेगा L। इसको लिख सकता हूँ E0 बाय √2 अपॉन इक्वल टू ओमेगा L, लेकिन ये क्या है? ERMS अपॉन IRMS इक्वल टू ओमेगा L। तो ERMS अपॉन IRMS हैज डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे रजिस्टर तो था ही नहीं, तो यहाँ पे इंडक्टेंस ने एसी करंट को जो रेजिस्टेंस ऑफर किया उसको तुम बोलते हो इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस है XL। तो XL हैज यूनिट ओहम एंड डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस। दिस quantity is like resistance, but resistance offered by inductor to AC current. Then फिर अगर आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हो तो दो तरीके से फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। एक तो जो स्टैंडर्ड आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कौन लीड कर रहा है? ईएमएफ। तो ईएमएफ लीड कर रहा है, तो आप ईएमएफ को कभी भी एंटी क्लॉकवाइज में आगे दिखाओगे, तो यू विल शो इट ओवर हियर। और लैग कौन कर रहा है? करंट। तो ये आ गया आपका करंट का फेजर, और ये आ गया आपके पास ईएमएफ का फेजर, और दोनों में एंगल कितना है? 90। या तो ऐसा शो करो, या फिर अदरवाइज यू हैव वन मोर ऑप्शन, करंट का डायरेक्शन हमेशा फिक्स कर दो। कहां पे? अलोंग एक्स एक्सिस। तो दिस इज ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ करंट। पीक वैल्यू लिखोगे तो भी चलेगा। एंड व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। जो लीड करता है वो 90 डिग्री में आगे होता है, तो लीड कौन कर रहा है? गुड, बराबर। तो या ये डायग्राम या ये डायग्राम, बोथ आर गुड, चलेगा। इसके बाद आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं। किसके ग्राफ ड्रॉ करने हैं? ईएमएफ वर्सेस टाइम और करंट वर्सेस टाइम। टाइम या ओमेगा टी जो भी प्लॉट करो वो। करंट कौन सा वेव है? साइन वेव है। और ईएमएफ कौन सा वेव है? कॉस वेव है। लेकिन ईएमएफ का पीक वैल्यू करंट के पीक वैल्यू से ज्यादा होता है, तो ऐसा आएगा, दिस इज कॉस वेव। तो हो गया ग्राफ डन। तो जिनको नहीं पता, जब साइन 0 होता है कॉस होता है मैक्सिमम, जब साइन मैक्सिमम होता है कॉस होता है 0, फिर 0 तो नेगेटिव मैक्सिमम, फिर वापस 0, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम, फिर 0, फिर ऐसा चलता जाएगा। तो इसको कनेक्ट करना है और क्या, डन। यू जस्ट सपोज टू कनेक्ट दिस, हो गया खत्म। एक साइन वेव, एक कॉस वेव। क्लियर? अब इसके बाद हमारे पास है एक एसी कनेक्टेड अक्रॉस प्योर कैपेसिटर। एसी कनेक्टेड अक्रॉस प्योर कैपेसिटर। तो अगला टॉपिक है एसी कनेक्टेड अक्रॉस प्योर कैपेसिटर। तो दिस टाइम वी हैव अ सर्किट जिसमें हमारे पास ईएमएफ का सोर्स है। रेजिस्टेंस में कौन सा सोर्स है? ईएमएफ। इंडक्टेंस में कौन सा सोर्स है? करंट। फिर वापस से कौन सा सोर्स दिया? ईएमएफ। तो यहाँ पे आपके पास एक सोर्स है किसका? ईएमएफ का, और आपने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे एक कैपेसिटर। तो you have connected a capacitor across source of EMF E equal to E0 sin omega t। इक्वेशन नंबर 1। ये कैपेसिटर का कैपेसिटी है C। देन ईएमएफ का इक्वेशन स्टार्ट करोगे तो किसका इक्वेशन चाहिए? करंट।
तो करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, राइट, चार्ज अपॉन टाइम। लेकिन यू मस्ट रिमेंबर दिस, व्हाट इज कैपेसिटेंस, Q बाय V, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यहाँ पे E। तो यहाँ पे Q क्या है, C इंटू ई। तो Q क्या है, C इंटू ई। लेकिन E क्या है, E0 साइन ओमेगा टी। और करंट क्या होता है, dQ बाय dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो d dt ऑफ C E0 साइन ओमेगा टी। C E0 क्या है, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसका, साइन ओमेगा टी का। क्लियर, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस। तो I इक्वल टू C E0 कॉस ओमेगा टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी इज ओमेगा, राइट। तो ये आ गया आपका सम इक्वेशन नंबर 2। फिर हम बोलेंगे कि करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इफ कॉस वैल्यू इज 1 देन करंट वैल्यू इज पीक वैल्यू, देयरफॉर I0 इक्वल टू C E0 ओमेगा। फिर यहां से आप लिख सकते हो देयरफॉर I इक्वल टू I0 कॉस ओमेगा टी। कुछ नहीं किया हमने, हमने क्या किया, हमने I को लिखा I0, कॉस ओमेगा टी को लिखा 1, तो क्या मिल गया, I0 C E0 ओमेगा। तो C E0 ओमेगा क्या है, I0, तो I इक्वल टू I0 कॉस ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 बोथ, कौन बोथ, EMF एंड करंट आर साइन वेव। तो बोलोगे साइन कहाँ दिख रहा है, साइन है ना, यहाँ पे साइन है, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो बोथ आर साइन वेव्स, करंट लीड्स, EMF लैग्स। और फिर ये जो इक्वेशन नंबर 3 था, यहां से भी आपको कुछ मिल सकता है, ए ऊपर का इक्वेशन यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से मैं एक काम करता हूं, I0 को वहां शिफ्ट कर देता हूं, तो E0 बाय I0 और ओमेगा सी को शिफ्ट कर देता हूं, तो 1 अपॉन ओमेगा सी। फिर इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूं √2 से, ये आ जाएगा ERMS अपॉन IRMS। ERMS अपॉन IRMS इज लाइक रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ तो रेजिस्टेंस है नहीं, तो रेजिस्टेंस किसने ऑफर किया, कैपेसिटर ने। किसको ऑफर किया, AC करंट को, उसको क्या बोलते हो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो XC इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। फिर फेजर डायग्राम और उसके बाद ग्राफ। यहाँ पे कौन लीड कर रहा है, करंट। तो वापस इन दिस केस यहाँ पे तीन टाइप के फेजर बन सकते हैं, ये Y आ गया, ये X आ गया। तो कौन लीड कर रहा है, करंट। या तो करंट को तुम यहां दिखा दो, अगर करंट को यहां दिखाते हो तो EMF विल गो हियर, नंबर 1, दिस इज नंबर 1, अप्रोच नंबर 1। ये EMF है, ये करंट है। अदरवाइज अप्रोच नंबर 2, दूसरा अप्रोच भी है। ओके, मेरे को दूसरे अप्रोच के लिए आई नीड मोर स्पेस। तो इन दिस केस तुम इसको ऐसा भी दिखा सकते थे, यू कुड हैव शोन I0 यहाँ पे, तो E0 यहाँ पे, ये भी सेम है। कौन लीड कर रहा है, करंट, कितने से, पाई बाय 2। और तीसरा अप्रोच भी है, ये I0 है, I0 है ना, यस। तो लीड कौन कर रहा है, करंट, तो ये कौन है, E0। E0 इज लैगिंग एंड I0 इज लीडिंग बाय पाई बाय 2। तो तीन मेथड है, आई वुड प्रिफर दिस वन, वो सबसे सिंपल है, तो वो हम लोग यूज करेंगे, आगे जाके वही यूज करेंगे। फिर क्या प्लॉट करना है, ग्राफ, किसका ग्राफ, करंट और EMF का। यहाँ पे EMF कौन सा वेव है, साइन वेव, और EMF का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है कि करंट का, EMF का। तो ये साइन वेव आ गया। और करंट कौन है, कॉस। तो जब साइन 0 तो कॉस मैक्सिमम, जब साइन मैक्सिमम तो कॉस 0। तो ऐसे पॉइंट्स,
पहले प्लॉट कर लेना, देन जस्ट कनेक्ट दिस पॉइंट्स, डन। ये आ गया, ऐसा ग्राफ आएगा। गुड, डन। देन इसके बाद हम तीनों के तीनों एक साथ कनेक्ट कर देंगे, जो बन जाएगा LCR सर्किट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर, उसको क्या बोलते हो? LCR सर्किट। तो अगला जो सर्किट है वो है LCR, दैट इज AC कनेक्टेड अक्रॉस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, प्योर इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर। तो हमारे पास एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है और एक रजिस्टर है। तो यू हैव रजिस्टर ओवर हियर। ये बन गया LCR सर्किट। यहाँ पे आपने सोर्स ऑफ EMF कनेक्ट कर दिया। वैसे इसमें 3 केसेस बनते हैं, एक एक करके बताऊंगा मैं, लेकिन ये E है, दिस इज सोर्स ऑफ अल्टरनेट EMF। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपने एक सेल को, एक बैटरी को अक्रॉस 3 कंपोनेंट लगाया है, तो देयर इज सम ड्रॉप ऑफ EMF हियर, सम ड्रॉप ऑफ EMF हियर एंड सम ड्रॉप ऑफ EMF ओवर हियर। ये था इंडक्टर, ये था कैपेसिटर, ये था रजिस्टर। तो यहाँ पे ड्रॉप है EL, यहाँ पे ड्रॉप है EC, यहाँ पे ड्रॉप है ER। तो E इक्वल टू EC प्लस EL प्लस ER नहीं लिखते आएगा, नहीं लिख सकते, राइट? वैसा नहीं लिख सकते, आप डायरेक्टली लिख नहीं सकते, वो देखेंगे बाद में। तो ये पता होना चाहिए कि EL is IXL, ER is IR and EC is IXC। तीनों में मैंने करंट I लिखा है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट होता है सेम। इसके बाद आप फेजर डायग्राम का हेल्प लेते हो, और एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि सबसे पहले डायरेक्शन किसका फिक्स करते हो? करंट का, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस। और अगर ये सर्किट प्योरली रेजिस्टिव होता तो नो लीड नो लैग, राइट? करेक्ट। देन अगर ये इंडक्टिव होता, EMF लीड्स, करंट लैग्स। अगर कैपेसिटिव होता तो करंट लीड्स एंड EMF लैग्स। तो ये क्या है? EC है, ये क्या है? ER है, एंड दिस इज EL। डेफिनेटली दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट I। अब 3 केसेस बनते हैं। एक केस नंबर 1, EL इक्वल टू EC। EL इक्वल टू EC, तो EL और EC ने कर दिया कैंसिल, तो बचा कौन? रेजिस्टेंस। तो द सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, नो लीड नो लैग। एक है जिसमें EL ग्रेटर देन EC है। अगर EL ग्रेटर देन EC हुआ तो ये वेक्टर छोटा है, दिस वेक्टर इज स्मॉलर। तो हम लोग एक ही केस डिस्कस करेंगे, दैट इज EL ग्रेटर देन EC। तो अगर EL ग्रेटर देन EC है तो EL माइनस EC जाएगा ऊपर की तरफ, तो रिजल्टेंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ EL। ये आ गया आपके पास रिजल्टेंट किसका? EL माइनस EC का। उल्टा लोगे, EC ग्रेटर देन EL लोगे तो रिजल्टेंट आएगा नीचे की तरफ, राइट? EC माइनस EL। लेकिन हमने EL माइनस EC लिया है तो ऊपर की तरफ दिखाना पड़ेगा। देन अब क्योंकि हमारा EL का काम हो गया, हमारा EC का भी काम हो गया, और करंट का फिलहाल हमको जरूरत नहीं है, तो हमारे पास अभी बचे 2 ही वेक्टर, एक है EL माइनस EC और एक है ER। क्योंकि टोटल 3 कंपोनेंट है तो तीनों कंपोनेंट का EMF देखना पड़ेगा हमको। 2 का तो रिजल्ट उन्होंने ले लिया, EL और EC का रिजल्ट आ गया, लेकिन ER कंसिडर किया था क्या? नहीं। तो अब कंसिडर करोगे तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा अलोंग डायगोनल, क्योंकि व्हेन यू हैव 2 वेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट देन द रिजल्ट इज अलोंग डायगोनल। तो ये आ गया E, ये है फाइनल EMF। और अगर आपको याद है, वापस से करंट का डायरेक्शन दिखा दो, तो करंट का डायरेक्शन यहाँ था। तो हु इज लीडिंग एंड हु इज लैगिंग? EMF लीड्स एंड करंट लैग्स, लेकिन एंगल बाय विच EMF लीड्स इज फाई। तो ये आ गया फाई। क्लियर? गुड। अब इसको अगर मैं सामने दिखा देता हूं चलेगा? यस ऑफ कोर्स चलेगा। तो यू कैन शो इट लाइक दिस आल्सो।
तो ये आपके पास है, दिस इज ई एल माइनस ई सी। तो ये एक ट्राइंगल बन गया, दिस इज अ ट्राइंगल। तो अगर आपका अच्छे से ध्यान होगा इस ट्राइंगल पे, यहाँ पे था ई आर, बराबर, यहाँ पे कौन था, ई एल माइनस ई सी, और ये था ई, और ये एंगल है फाई। दिस इज ई, दिस इज ई आर, दिस इज ई एल माइनस ई सी, पाइथागोरस थ्योरम। तो ई स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा अंडर रूट बाद में ले लेंगे, ई आर स्क्वायर प्लस ई एल माइनस ई सी का स्क्वायर। तो ई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई आर स्क्वायर, लेकिन ई आर इज आई आर, प्लस आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का स्क्वायर। तो ई इक्वल टू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर कॉमन निकाल लिया दोनों में से, आई स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ये आई को बाहर निकाल लो, आई स्क्वायर को बाहर निकाल लो, रूट के आई आ जाएगा। तो देयरफॉर यू हैव ई इक्वल टू आई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं इम्पेडेंस। क्या बोलते हैं इसको, इम्पेडेंस। इम्पेडेंस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू एसी बाय इंडक्टर, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। क्या बोलते हैं इसको, इम्पेडेंस। इम्पेडेंस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू एसी करंट बाय इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। तो ये आ गया आपका इम्पेडेंस। यहाँ तक क्लियर। अब लीड लैग, लीड हो रहा है कि लैग हो रहा है, वो लीड लैग समझने के लिए हमको एक इम्पेडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ता है। तो आपको एक इम्पेडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। इम्पेडेंस ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करते हो, E इक्वल टू आई जेड, ई इक्वल टू आई जेड था ना, ई आर क्या था, आई आर, और ये क्या था, एक्सएल माइनस एक्स सी, एक्सएल माइनस एक्स सी। गुड, सही है। मल्टीप्लाइड बाय आई है, ऑफ कोर्स आई तो है ही, आई तो रहेगा ही। फिर आई 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 मैं क्या करने वाला हूँ, कैंसल, क्योंकि तीनों में कॉमन फैक्टर तो वो निकाल दो, जस्ट रिमूव दैट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे क्या बचा, हाइपोटेन्यूज क्या है, इम्पेडेंस है। बाकी दो साइड्स क्या है, एक तो रिएक्टेंस है, भाई तो इसको रिएक्टेंस बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, रिएक्टेंस, नेट रिएक्टेंस, मतलब कैपेसिटर और इंडक्टर का मिला के इस रिएक्टेंस, और ये रेजिस्टेंस है। तो ये जो ट्रायंगल है इसमें सिर्फ रेजिस्टेंसेस है, और उसमें हाइपोटेन्यूज कौन है, रिजल्टेंट कौन है, इम्पेडेंस। तो ट्रायंगल क्या बोलते हो, इम्पेडेंस ट्रायंगल, दिस इज कॉल्ड एज इम्पेडेंस ट्रायंगल। तो व्हाट इज tan ऑफ फाई, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो एक्सएल माइनस एक्ससी बाय, गुड, डन, क्लियर यहां तक हो गया। दैट्स ऑल यू नीड टू नो, बराबर। इससे ज्यादा कुछ तो था नहीं, था क्या इससे ज्यादा कुछ, दैट्स द एंड ऑफ दिस। इसके बाद है एवरेज पावर, है ना, इसके बाद का टॉपिक एवरेज पावर का है ना। एवरेज पावर अक्रॉस रेजिस्टेंस, अक्रॉस इंडक्टेंस एंड अक्रॉस कैपेसिटेंस एंड इन एलसीआर। पावर इन एसी सर्किट नाम है टॉपिक का, पावर इन एसी सर्किट्स। तो पहला कौन सा है, देखो पहला लिखा है एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस। तो तीनों टॉपिक बहुत सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल है तीनों टॉपिक। एवरेज मतलब एवरेज, एवरेज का प्रोसेस मैंने कल भी बताया था आपको। तो एक एक करके देखते हैं, व्हाट इज एवरेज पावर associated with resistance, average power associated with resistance। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर का डेफिनेशन पता होना जरूरी है, E इंटू आई, है ना, ऑफकोर्स वर्क डन अपॉन टाइम, लेकिन वर्क डन वापस से तुम फिर वर्क डन को लिखोगे ना, प्रेशर सॉरी पावर इंटू टाइम, तो वो नहीं, हमको डायरेक्ट यूज करना है। व्हाट इज पावर इन जनरल, E इंटू आई, ये जनरल है, ये डीसी के केस में है। एसी के केस में E क्या है, E0 साइन ओमेगा टी और I0 साइन ओमेगा टी। ऐसा क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस में नो लीड नो लैग था, ईएमएफ और करंट
बराबर, ई जीरो साइन ओमेगा टी, आई जीरो साइन ओमेगा टी। तो P इक्वल टू ई जीरो आई जीरो साइन स्क्वायर ओमेगा टी। लेकिन ये इंस्टंटेनियस है, ये एक गिवन टाइम इंस्टेंट पे है। हमको इंस्टंटेनियस चाहिए कि फुल साइकिल पे एवरेज चाहिए? फुल साइकिल पे एवरेज चाहिए। रिमेंबर, पावर का हमको करना है एवरेज ओवर वन साइकिल। जब टी आ गया तो ये इंस्टंटेनियस है। इंस्टंटेनियस मतलब एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। हमको गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे नहीं चाहिए, हमको कब चाहिए? एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हो? इंटीग्रेशन, चलो ठीक है, एवरेज कैसे निकालते हो? व्हाट इज द एवरेज हियर? नोटेशन क्या यूज करते हो? पी एवरेज। व्हाट इज पी? ई जीरो आई जीरो साइन स्क्वायर ओमेगा टी। मैं ओमेगा टी को थीटा लिख सकता हूँ क्या? यस। और मैं जानबूझ के थीटा लिख रहा हूँ। मैंने आपको तभी भी बताया था कि आपके नोट्स में और टेक्स्ट बुक में ओमेगा टी लिखा है, इंटीग्रेट टी पे किया है, लेकिन उसमें एक दो स्टेप बढ़ जाते हैं, तो मैं इंटीग्रेट किस पे करूंगा? थीटा पे। ओमेगा टी पे करेंगे क्या? नहीं। किस पे करेंगे? थीटा पे। करना है तो टी पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आई विल नॉट प्रेफर टू डू दैट। तो ई जीरो आई जीरो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा, मतलब एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो ए जीरो आई जीरो एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई डी थीटा। ये तो 2 पाई आता है। तो ए जीरो आई जीरो अपॉन 2 पाई। और अगर आपको याद होगा, साइन स्क्वायर को आप लिखते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 डी थीटा। और अगर आपको याद होगा, जो अभी होना चाहिए, ये पूरा सॉल्व करने के बाद कितना आता है? 2 पाई। कितना आता है? 2 पाई। श्योर? 100% श्योर? पक्का? 2 बाहर निकालने के बाद 2 पाई आता है। तो दैट इज द थिंग दैट आई वांट यू टू रिमेंबर, क्योंकि ये जब तक तुम 2 बाहर नहीं निकालोगे तो फिर आंसर गलत आ जाएगा। ये करने के बाद जब आप इंटीग्रेट करते हो तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा, ये 2 पाई आता है। भूलना नहीं, इसने तो 2 पाई कर दिया कैंसल। ई जीरो आई जीरो, ए जीरो आई जीरो, ए जीरो आई जीरो नहीं होता, वो ई आर एम एस आई आर एम एस होता है, एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होता है? ई आर एम एस आई आर एम एस। तो वो कैसे आएगा? क्योंकि अभी तुम क्या करोगे, इसको लिखोगे इक्वल टू ई जीरो आई जीरो टू 2 पाई, और इंटीग्रेशन कितना है? 2 पाई। 2 पाई हो गया कैंसल। तो एवरेज पावर इज इक्वल टू ए जीरो बाय रूट टू आई जीरो बाय रूट टू। तो एवरेज पावर कितना आ गया? ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ये आ गया एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ रेजिस्टेंस। वैसे ही एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ इंडक्टर और कैपेसिटर होता है 0। मैं एक सॉल्व करूंगा और एक आपके लिए होमवर्क रहेगा, मतलब अभी तो करना आपको ही है, एग्जाम तो आपका है। तो एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर, एवरेज। और मैंने तभी बताया था आपको कि जिस केस में इंस्टंटेनियस पावर का इक्वेशन सेम हो, देखो इंस्टंटेनियस पावर इंडक्टर में आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी और ई इक्वल टू ई जीरो कॉस ओमेगा टी। तो ये क्या आ जाएगा? आई जीरो ई जीरो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ये इंस्टंटेनियस किसका है? इंडक्टिव सर्किट का है। कैपेसिटिव सर्किट में सिर्फ उल्टा होता है। क्या होता है? ई जीरो साइन ओमेगा टी होता है और आई जीरो, लेकिन इक्वेशन तो सेम बना ना। तो जब इंस्टंटेनियस पावर सेम है और तुम्हारे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी सेम है, 0 से 2 पाई तुम इंटीग्रेट कर रहे हो, तो फिर एवरेज भी सेम आएगा। तो एवरेज भी सेम आएगा, तो फिर डबल डबल क्यों करना है फिर? तो एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ इंडक्टर ऑब्लिक कैपेसिटर। तो इस केस में इंस्टंटेनियस पावर आपको मिलेगा दोनों केस में, ई जीरो आई जीरो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। फिर आप जब एवरेज करोगे तो ई जीरो आई जीरो बीइंग कांस्टेंट विल बी आउटसाइड, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। एंड एज आई टोल्ड यू कि हम इंटीग्रेशन करते हैं टी पे नहीं थीटा पे, तो साइन थीटा कॉस थीटा। फिर ये आ जाएगा ए जीरो आई जीरो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई डी थीटा।
ये होता है 2 पाई E0 I0/2 पाई। अब प्रॉब्लम इसका है कि यहाँ पे डायरेक्टली होगा नहीं, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कर लेंगे 2। हमने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 क्यों किया? फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा विल बिकम साइन ऑफ 2 थीटा। तो दिस विल बी इक्वल टू E0 I0/2 into 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई साइन 2 थीटा डी थीटा, और ये बन जाता है 0। इसका जब आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो क्या आता है? 0। तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन वन साइकिल 0। फिर आ गया एवरेज पावर इन एलसीआर, एवरेज पावर इन एलसीआर। उसके बाद हमने देखा था व्हाट इज एवरेज पावर associated with LCR, associated with series combination of inductor, capacitor, resistor, मतलब LCR। अब ये जो LCR सर्किट है इसमें 3 केसेस है। एक तो नो लीड नो लैग, मतलब EMF इज E0 sin ओमेगा टी, करंट इज आल्सो I0 sin ओमेगा टी। एक है EMF लीड्स करंट लैग्स, राइट, और एक है करंट लीड्स एंड EMF लैग। तो इसको क्या कर सकते हैं हम? इसको ऐसा बोल सकते हैं कि चलो मान लेते हैं E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी या तो +φ आएगा या तो -φ आएगा। अगर करंट लीड कर गया तो +φ। करंट लीड किसमें होता है? कैपेसिटिव। और अगर करंट लैग कर रहा है तो माइनस आ जाएगा। अगर फेज में 0 हुआ तो रेजिस्टिव आ जाएगा। तो ऐसा आप लिखते हो। फिर इंस्टेंटेनियस पावर निकालते हो, E0 E इंटू आई, E0 साइन ओमेगा टी, I0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। तो यह आ जाता है आपके पास E0 I0 साइन ओमेगा टी, और ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, या साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्म, क्योंकि एक बार बीच में माइनस है एक बार बीच में प्लस है। तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी प्लस या फिर माइनस, फिर क्या करोगे? मल्टीप्लाई। क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा आपके पास E0 I0 को तो बाहर ही रखो, अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और एक काम करो, कॉस फाई को भी बाहर रखो, क्योंकि कॉस फाई क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट शुड बी ऑलवेज केप्ट आउटसाइड। फेज डिफरेंस कांस्टेंट, तो कॉस ऑफ कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, बराबर ना? E0 I0 कॉस फाई बाहर, सही है? हाँ रुको रुको, आ रहा हूँ उस पर भी मैं। E0 I0 कॉस फाई बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे टर्म में क्या है? साइन फाई। तो कैसे कांस्टेंट निकाला? इंटीग्रेट करने के बाद। तो ठीक है, फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, पहले इंटीग्रेट कर लो। तो एवरेज पावर इंटीग्रेशन, मैं सिर्फ एक स्टेप यहाँ चेंज कर रहा हूँ, सिर्फ एक स्टेप, बिकॉज आई एम थोड़ा सा लेजी। तो थोड़ा सा लेजी है तो फिर अच्छा है। ये क्या बन जाएगा? और इधर एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा, क्या आएगा? हाँ, साइन ओमेगा टी। बस उतना ही, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। फिर एवरेज के लिए व्हाट इज एवरेज पावर? नहीं, पहले E0 I0 बाहर, अंदर क्या है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। फिर दोनों टर्म का एवरेज अलग अलग से कर लेना, अलग अलग से कर लेना, बराबर। तो E0 I0 दोनों के साथ होगा मल्टीप्लाइड। एवरेज लोगे पहले किसका? साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव का, प्लस माइनस एवरेज करोगे किसका? साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव का। फिर यहाँ पे E0 I0, अब देखो पहले में से कौन कांस्टेंट? कॉस फाइव। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी मतलब साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन कितना? 2 पाई। अभी तो पता है ना 2 पाई आता है।
वापस देने की जरूरत है क्या मेरे को? वेरी गुड। साइन फाई क्या होगा? आउटसाइड। अंदर कौन बचेगा? इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, कौन बचा? साइन ओमेगा डी मतलब थीटा, कॉस ओमेगा डी मतलब थीटा अपॉन 2 पाई। लेकिन ये तो जीरो ही होता है कि नहीं? साइन थीटा कॉस थीटा, ये इंटीग्रेशन क्या होता है? जीरो होता है 0 to 2 पाई में। अभी देखा था कि नहीं? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया था कि नहीं? 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिखा था कि नहीं? यस, और वो क्या आ गया था? जीरो। और ये भी तो किया है 2 पाई। 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, वो 2 को भूलना नहीं। तुम लोग कर क्या रहे हो ना, तुम वो 2 को बार बार छोड़ देते हो। साइन स्क्वायर थीटा क्या है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये बाई 2 को पहले ही बाहर निकाल लिया, बराबर। वो छोड़ दिया तो गए, साथ में कौन है? कॉस फाई। और नीचे कौन था इधर? 2 पाई। और वो पूरा इंटीग्रेशन करने कितना आता है? 2 पाई। और 2 पाई हो गया कैंसल। और इस E0/2 को लिख दोगे E0/√2, I0/√2 कॉस ऑफ फाई। तो ये एवरेज पावर को मैं अभी बोल दूंगा PAVG, सिर्फ नाम चेंज कर रहा हूँ। IRMS कॉस ऑफ फाई, इसको आप बोलते हो एपरेंट पावर, इसको आप बोलते हो पावर फैक्टर, और इस पूरे को बोलते हो ट्रू पावर। ट्रू पावर इज एवरेज पावर, दिस इज एपरेंट पावर, दिस इज पावर फैक्टर, राइट। इंटीग्रेशन पे आई एक्सपेक्ट कि हमने इतनी बार और वेरी रिसेंटली थियरी कवर किया है, वेरी रिसेंटली, नॉट इवन 20 days आई गेस, 15 दिन ही हुए होंगे। तो ये तो अभी पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई याद होना चाहिए। 2 पाई/2 ये याद होना चाहिए। अब 2 पाई/2, तो 2 पाई हो गया कैंसल, और 2 दे दिया हमने बाहर। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद है एलसी ऑसिलेशंस। और एलसी ऑसिलेशन बहुत सिंपल टॉपिक है। एलसी ऑसिलेशंस, फिर उसके बाद आएगा रेजोनेंट सर्किट एंड डन। देखो ऐसा है, एलसी मतलब हमारे पास सिर्फ एक इंडक्टर और सिर्फ एक कैपेसिटर है, एंड बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। So what we have here is a capacitor which is initially fully charged. तो इनिशियली वो क्या था? कंप्लीटली चार्ज था। और ऑफ कोर्स यहाँ पे की है, जब तक मैं की को क्लोज नहीं करता तब तक कोई करंट फ्लो नहीं होता। यहाँ पे इंडक्टिव कॉइल है विथ सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू ऑफ L, यहाँ पे कैपेसिटर है विथ कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ C, एंड इनिशियली दिस इज फुल्ली चार्ज्ड, राइट। The moment I close the key, current starts increasing, मतलब करंट स्टार्ट रनिंग। उससे पहले सिचुएशन क्या था? की क्लोज करने से पहले सिचुएशन क्या था? तो की को क्लोज करने से पहले सिचुएशन ये था कि देयर वाज नो करंट इन द इंडक्टर। सिंस देयर वाज नो करंट इन द इंडक्टर, देयर वाज नो मैग्नेटिक फील्ड आल्सो, तो ऑल द एनर्जी वाज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज हाफ CV स्क्वायर। तो फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है हाफ CV स्क्वायर। अगर आपको चार्ज के टर्म में लिखना है तो Q²/2C, तो आपके ऊपर है, आप वैसा भी लिख सकते हो। यू कैन से इट इज Q²/2C। और यहाँ पे एनर्जी है जीरो, क्योंकि की है ओपन, तो करंट है नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं। जैसे ही तुमने की को कर दिया क्लोज, तो ये कैपेसिटर का चार्ज जो है वो फ्लो होने लगेगा थ्रू इंडक्टर, मतलब कैपेसिटर स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग, और करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इट स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग। जैसे ये डिस्चार्ज होने लगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बनने लगा, और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा
तो एनर्जी कैपेसिटर का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी किसमें शिफ्ट हो जाएगा, किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के एनर्जी में। और अगर करंट इंटरमीडिएट करंट आए है, मैं करंट की मैक्सिमम वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इंटरमीडिएट करंट है आए, आप चाहिए तो आई कैपिटल ले लो, आपको बताना चाहिए क्या होता है हाफ एल आई स्क्वायर। तो जब करंट रन हो रहा है, करंट अभी तक मैक्सिमम हुआ नहीं है, राइट, पीक करंट आया नहीं, लेकिन इसका थोड़ा डिस्चार्ज हो गया, तो मैग्नेटिक एनर्जी कितना आ गया हाफ एल आई स्क्वायर। फिर एक स्टेज ऐसा आएगा जब कैपेसिटर कंप्लीटली हो जाएगा डिस्चार्ज, और जब कैपेसिटर होता है डिस्चार्ज, तो इस केस में यहाँ पे फ्लक्स इज मच मोर, तो यहाँ पे फ्लक्स बहुत ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो गया। तो इस केस में अगर पीक करंट की मैं बात करूं, सपोज यहाँ पे जो पीक वैल्यू ऑफ करंट है वो I0 है, तो एनर्जी स्टोर्ड हियर इज हाफ Li0 स्क्वायर एंड कैपेसिटर इज डिस्चार्ज, और डेफिनेटली की इज क्लोज्ड। फिर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स जब इंक्रीज हो रहा था, वो खुद के साथ ही लिंक था। whenever flux linked with a coil changes and EMF is induced, EMF इंड्यूस हो तो क्या इंड्यूस होता है करंट, और ये EMF इंड्यूस ये ओरिजिनल EMF को क्या होता है अपोजिट, hence the current induced is opposite to that of original current, मतलब यहाँ पे एक बैक EMF जनरेट हुआ था, राइट, करेक्ट। तो वो बैक EMF या बैक करंट क्या करेगा, उल्टा प्रोसेस चालू कर देगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी वापस से किस में कन्वर्ट करेगा, कैपेसिटर में। बट दिस टाइम पोलैरिटी हो जाएगा चेंज, जो प्लेट पॉजिटिव था वो बन गया नेगेटिव। तो वापस से एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि यहाँ पे फ्लक्स है ही नहीं, सारा का सारा चार्ज यहाँ पे है, तो इट इज इन फुल्ली चार्ज कंडीशन Q2/2C। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होता रहता है, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है, मतलब यहाँ पे कैपेसिटर डिस्चार्ज होके पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड खुद को लूज करके पूरा का पूरा कैपेसिटर को चार्ज करता है, तो इसको बोलते हो LC ऑसिलेशंस। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद है रेजोनेंट सर्किट्स। दो टाइप के सर्किट्स है रेजोनेंट, एक है सीरीज रेजोनेंस, एक है पैरेलल रेजोनेंस, राइट। तो सीरीज रेजोनेंस या पैरेलल रेजोनेंस कॉन्सेप्ट ये है कि E=IZ, भूलना नहीं। तुम जब AC सर्किट्स की बात करते हो ना, तो E=IZ ये भूलना ही नहीं होता, E=IZ। तो रेजोनेंट सर्किट में ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इन केस ऑफ रेजोनेंट सर्किट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, लेकिन दोनों के लिए कॉन्सेप्ट सेम है, E=IZ। तो यहां से I=E/Z। एक बार Z की वैल्यू अगर मिनिमम हो गई तो करंट होगा मैक्सिमम, और अगर Z की वैल्यू मैक्सिमम हो गई तो करंट हो जाएगा मिनिमम। इन दोनों कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस। तो व्हेन the value of impedance is minimum, current is maximum. When the value of impedance is maximum, current is minimum. This situation is known as resonance. तो दो टाइप के रेजोनेंस है, एक है सीरीज रेजोनेंस और एक है पैरेलल रेजोनेंस। सिंपल है, E=IZ, बराबर, E=IZ। Z तो आपको पता ही है, I=E/Z, लेकिन व्हाट इज Z? √R² + XL - XC²। अब थोड़ा सा नंबर का आपको नॉलेज होना चाहिए। अंडर रूट में सिर्फ अगर R² बचा तो दैट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ इम्पेडेंस। क्यों? क्योंकि तुम अगर R² में कुछ ऐड करोगे, ऐड करना मतलब नंबर बड़ा होना, बराबर, रिमेंबर दिस। अगर मैं लिख रहा हूं 2 और लिख रहा हूं 2 + समथिंग, तो बड़ा कौन सा? तो दैट इज द आइडिया। अगर यहाँ पे ये नंबर ही 0 हो गया, तो इफ XL = XC, तो Z क्या बचेगा? Z क्या बचेगा? R² का रूट, मतलब क्या बचेगा? R, मतलब Z पता क्या है? मिनिमम है, Z इज मिनिमम। ये ना, अगर इम्पेडेंस मिनिमम है तो करंट
मैक्सिमम है। तो फिर एक्सएल इक्वल टू एक्सएल, एक्सएल क्या था ओमेगा एल, और ये क्या है 1/ओमेगा सी। तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया 1/LC, तो ओमेगा क्या आ गया 1/√LC। तो ओमेगा इज 2 पाई FR। FR क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस पे हो रहा है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हो FR, 1/√LC। तो FR क्या आ गया 1/2 पाई√LC। और ये जो सीरीज रेजोनेंस है इसमें होता क्या है, इम्पेडेंस होता है मिनिमम, तो करंट होता है मैक्सिमम। यहाँ पे प्लॉट करोगे करंट, यहाँ पे प्लॉट करोगे फ्रीक्वेंसी, तो करंट बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, मैक्सिमम होगा, फिर वापस से नीचे। तो जैसे जैसे तुम ट्यूनिंग कर रहे हो, मतलब तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के साथ साथ करंट बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, एक मैक्सिमम वैल्यू आती है। और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कब आती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आती है। फिर उसके बाद वापस से करंट क्या होता है, कम होता है। और ये सर्किट ऐसा है जो सिर्फ करंट एट रेजोनेंस को पास होने देता है, मतलब ओनली फ्रीक्वेंसी विच इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज अलाउड टू पास थ्रू, ऑल अदर आर ब्लॉक्ड। तो इसने एक ही फ्रीक्वेंसी को क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो उसको क्या बोलते हो, एक्सेप्टर सर्किट। दिस इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर सर्किट। और ये रेडियो का ट्यूनिंग करना यही तो होता है। तुम्हारे पास जो पुराने रेडियो थे ना, तुम ट्यून करते थे, ट्यून करते थे मतलब क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी को चेंज करते थे, बराबर। एक फ्रीक्वेंसी आया जहां पे इम्पेडेंस हो गया मिनिमम, मिनिमम, मिनिमम। सीरीज में क्या होता है मिनिमम, तो क्या हो गया मिनिमम, तो करंट क्या हो गया मैक्सिमम। ओनली दैट करंट इज अलाउड टू पास थ्रू, hence it accepts only one current, that is what is called as acceptor circuit। Done। फिर क्या है पैरेलल रेजोनेंस, दूसरा टाइप का है पैरेलल रेजोनेंस। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इजी इजी पैरेलल, मतलब आपके पास यहाँ पे एल और सी दे आर इन पैरेलल। यहाँ पे आर है नहीं, यहाँ पे सिर्फ एल और सी है। तो यू हैव इंडक्टर, यू हैव कैपेसिटर एल, you have capacitor over here C, and then you have a source of EMF, alternating source AC source E, and the clear। पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप इज सेम, तो आप लिख सकते हो EL इक्वल टू IL XL, बराबर, और EC इक्वल टू IC XC। लेकिन EL और EC आर सेम बिकॉज दे आर इन पैरेलल। तो IL इक्वल टू E/XL एंड IC इक्वल टू E/XC। ये जंक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पे करंट का क्या होगा, स्प्लिट होगा। तो I क्या आएगा IL प्लस IC नहीं आएगा, वो DC में होता है। यहाँ पे लीड लैग तुमको देखना पड़ता है, तो मैंने इसलिए बताया था दिस इज नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू हैव टू रिमेंबर दिस। हम नॉर्मली एक्स एक्सिस पे किसको फिक्स करते हैं, करंट, लेकिन यहाँ पे उल्टा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे EMF दोनों के अक्रॉस क्या है, सेम है। अगर अगर सर्किट इंडक्टिव हुआ तो कौन लीड करता है, तो लैग कौन करता है, करंट। अगर कैपेसिटिव हुआ तो करंट लीड्स एंड, तो ये आ गया IC और ये आ गया IE, बराबर ना, IL। IC एंटी क्लॉकवाइज में आगे है क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है। IL पीछे है क्योंकि ये लैग करता है। और मैंने वापस से एक कंडीशन लेना है यहाँ पे, वेयर IC इज ग्रेटर देन IL, IC इज ग्रेटर देन IL। तो डेफिनेटली एज यू कैन सी रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, ऊपर। और क्या आएगा रिजल्टेंट करंट, IC माइनस, तो जो हम I इक्वल टू IC प्लस IL लिख रहे थे वो वैसा नहीं आएगा, कैसा आएगा, IC माइनस IL।
बट IC क्या है, E अपॉन XC, और ये क्या है, E अपॉन XL। तो I इक्वल टू E कॉमन 1/XC माइनस 1/XL। तो E बाय I, क्योंकि E बाय I क्या होता है, इम्पिडेंस, तो E बाय I इज 1/1 XC माइनस 1/XL। ये क्या है, इम्पिडेंस। पिछले केस में इम्पिडेंस हुआ था मिनिमम, तो करंट था मैक्सिमम। तो यहाँ पे इम्पिडेंस मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। क्या होगा, मैक्सिमम। इम्पिडेंस क्या होगा, मैक्सिमम। क्या होगा, ये क्या है, इम्पिडेंस, तो क्या होगा, मैक्सिमम। इम्पिडेंस मैक्सिमम होने के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि एनीथिंग अपॉन जीरो इज इंफिनिटी। भूलो मत, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। आप बोल रहे हो कि पिछले केस में इम्पिडेंस था मिनिमम, तो यहाँ क्या होना चाहिए, इम्पिडेंस मैक्सिमम होने के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि एनीथिंग अपॉन जीरो इज इंफिनिटी। मतलब 1/XC माइनस XL क्या होना चाहिए, जीरो। तो 1/XC माइनस 1/XL क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब 1/XC इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1/XL। तो XL इक्वल टू क्या होना चाहिए, XC। मतलब वही ओमेगा L इक्वल टू 1/ओमेगा C। तो ओमेगा स्क्वायर इज 1/LC। सिर्फ मैंने थ्योरी में थोड़ा एक्सटेंड करके बताया था, ये हमने यहीं पे पहले लिख दिया था 1/ओमेगा C, फिर वो आ गया था ओमेगा C माइनस 1/ओमेगा L। वही है प्रोसेस, वही है, मैंने सिर्फ ऐसे लिखा था 1/1/ओमेगा C माइनस 1/ओमेगा L इक्वल टू जीरो। तो क्या आ गया, ये ओमेगा C इक्वल टू 1/ओमेगा है, तो वही इज द सेम थिंग। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, द वे यू राइट इट्स अप टू यू। तो ये आ जाएगा आपके पास ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, लेकिन ये रेजोनेंस पे हो रहा है, तो 2πFR। तो 2πFR इक्वल टू 1/√LC। तो FR इक्वल टू 1/2π√LC। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ये रिजेक्टर सर्किट है, ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी को करता है रिजेक्ट, बाकी सारे फ्रीक्वेंसी को करता है अलाउ। तो ये ऐसा आता है, तो इट रिजेक्ट्स ओनली current corresponding to resonant frequency, and hence the circuit is known as rejector circuit. It is known as rejector circuit. So that is the end of AC circuits.